तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। आज हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की जो क्लासेज है वो शुरू कर रहे हैं, बिकॉज हमने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि परिघात विषमता के क्वेश्चंस किए थे। उससे पहले सेंट्रल टेंडेंसी आपके अपकिरण के माप के क्वेश्चन किए। आज हम सहसंबंध और प्रतिबिंबन के करेंगे। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो इसका जो वीडियो है लगभग 3 पार्ट में आएगा, जिसके अंदर मैं 30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा 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 फॉर्मूला बेस है, थोड़ी टिपिकल क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या है, ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को लाइक भी करना है, बिकॉज देखिए आपका जो लाइक है वो एफर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। लगभग आपके 111 क्वेश्चन है, तो हम लगभग 30 क्वेश्चन की 3 वीडियोज रखेंगे इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक स्वतंत्र होता है। तो बेसिकली ये मूल बिंदु और जो आपका पैमाना है, ओरिजिन और जो स्केल है, दोनों से होता है। ठीक है, दो सर एक्स एंड वाई के मध्य सह प्रसरण धनात्मक होगा यदि क्या हो, एक्स वाई के अलग मान वाई के अलग मानों से संबंधित होने की प्रवृत्ति रखते हो और एक्स के वृत्त मान वाई के वृत्त मानों को रखते हो। तो धनात्मक बोला हुआ है, तो दोनों के अंदर जैसे अलग मान है वो भी अलग मानों से संबंधित हो और वृत्त मान क्या हो, वृत्त मानों से संबंधित हो। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स और वाई, एक्स तथा वाई के कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक आर एक्स वाई है, आर एक्स वाई का मान 0.63 है, जबकि u बराबर 3x+2 और v बराबर -2 इंटू y+3 है, तो आर यू वी का मान क्या होगा। बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है। तो इसमें एक प्रॉपर्टीज काम आती है, आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी या फिर नहीं पढ़ी होगी, वो मुझे नहीं पता, बट एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। आर बराबर क्या होता है, ax+b और सी वाई प्लस डी होता है, सी वाई प्लस डी होता है। तो क्या किसके इक्वल हो जाता है, ये आर एक्स प्लस एक्स और वाई के इक्वल हो जाता है। जबकि हमारा जो ये है, जो आपका वहां पे ए और सी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे देखिए आपका ए एक्स जो है, देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसको, u बराबर 3x हो जाएगा, 3x प्लस 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2y प्लस -2y प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि c बराबर 3 आ रहा है, और जब सॉरी a बराबर 3 आ रहा है, जबकि c बराबर क्या आ रहा है आपका -2 आ रहा है। देखिए यहाँ पे a बराबर क्या आ रहा है हमारा, यही तो ठीक है, a बराबर 3 आ रहा है और y बराबर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। जब हमने देखा कि यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर ग्रेटर देन 0 हो, क्या हो, ग्रेटर देन 0, जबकि ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, बिकॉज -2 क्या आपका छोटा है, छोटा है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये होता है आर एक्स वाई के बराबर होता है, अगर मान लो कि ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो हमारा आर एक्स वाई के बराबर मान हो जाता कितना, आर यू वी कितना हो जाता हमारा 0.63 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव है, तो ये मान कहाँ पे चला जाएगा, नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। तो आपका नेगेटिव कौन सा ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। अगर यहीं पे ये वैल्यू जो होती पॉजिटिव होती तो हमारा मान क्या आता, 0.63 आता। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगामी विचलन रीति द्वारा सहसंबंध संकेत करता है, क्या संकेत करता है हमारे लिए, सह परिवर्तन की दिशा की ओर। संगामी विचलन रीति हमें सह परिवर्तन यानी आपस में जो परिवर्तन है, वो चेंजेज है, उनकी दिशा को बताता है, दिशा की ओर बताता है। y के परिवर्तनों का अनुपात, y के परिवर्तनों का अनुपात x के परिवर्तनों के कारण होता है, तो निम्न माप के निरूपित किया जाता है। अनुपात का परिमाप विरम, ये तो होगा ही नहीं। बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, देखिए जो स्वतंत्र चर है वो आश्रित चर पर कितना प्रभाव डाल रहा है, वो चीज हमें पूछी हुई है। ठीक है, क्या बताया कि स्वतंत्र चर है, जैसे x जो है स्वतंत्र चर है, इसके कारण जो y आश्रित चर है उस पर कितना प्रभाव डाल रहा है, कितना परिवर्तन उसकी वजह से हो रहा है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं निर्धारण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, निश्चय गुणांक क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर, और यही 1 - आर स्क्वायर आपका क्या होता है, अनिश्चय गुणांक होता है। जब इसका अंडर रूट कर दिया जाता है तो ये असहसंबंध गुणांक भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक का सूत्र क्या होगा। बेसिकली कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक का सूत्र आप सब लोगों को पता होना चाहिए, 1 - 6 AD स्क्वायर बटे n। यहाँ पे देखिए n स्क्वायर -1 है, कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे देता है, तो ये भी आपका सही होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें काफी बार क्या एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए डाल देता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुमान अनुमान का विवरण एस वाई का मान क्या होगा। तो पहली चीज तो अनरूट में आता है, तो ये दोनों मान ही गलत हो जाते हैं। अब हम देखें कि क्या मान होगा, तो इसमें आपका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई माइनस वाई सी की स्क्वायर होता है बटे एन होता है। जब आप इसके अंदर एक्स का पूछोगे, एक्स का पूछोगे, तब इसका मान क्या हो जाएगा, तब इसका मान हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स सी की स्क्वायर बटे एन, और ये अंडर रूट आएगा, ध्यान में रखना इस बात को। आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, हमारे द्वारा जो है पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, उसके अंदर आपको ये स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज प्लस में 1000 एमसीक्यूज मैंने पहले भी डाले हुए हैं। राजस्थान के लगभग 1300-1400 क्वेश्चन डाले हुए हैं, मैं और भी डाल रहा हूँ। कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के नोट है, इकोनॉमिक्स नोट्स आपने 4 टॉपिक के डाले हुए हैं। ठीक है, बजट डाला हुआ है, करंट अफेयर डाला हुआ है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसकी कोई ज्यादा फीस नहीं है, 150 रुपीज इसकी फीस है, और इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली रहेगा आपके लिए, और क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। यही पीडीएफ आप सामने रख के जब भी आपको डाउट आता है तो वीडियो देख के आप सॉल्यूशन कर सकते हो। बट आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आपको बना के जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, यदि कोवेरियंस एक्स वाई इज 36 और आपका देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की स्क्वायर दिया हुआ है,
जो कि आपका 16 है, मतलब इसका 4 हो जाएगा अगर आप ये निकालोगे तो, ठीक है। और यहाँ पे y की स्क्वायर दिया हुआ है तो ये निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आर एक्स वाई का मान पूछा है, आर एक्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई बटे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो यहाँ पे मैंने 81 लिखा ऊपर, और 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 36 है ना, 9 4 36 आ जाएगा। तो 36 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये तो आप लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा क्योंकि सारे मान जो है आपके पॉजिटिव में दिए हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। दो चरों में पूर्ण सहसंबंध की स्थिति में सत्य क्या होगा, परिवर्तन की एक ही दिशा और एक ही अनुपात। तो आपको पूर्ण सहसंबंध की बात पूछिए तो आपको देखिए, पूर्ण सहसंबंध का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव होगा, पूर्ण सहसंबंध का मतलब है कि नेगेटिव, यानी एक ही दिशा में जाएगा। अगर वो घट रहा है तो घटेगा, और बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, और एक ही अनुपात में प्रॉपर उस चीज को ही फॉलो करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये 4 और 6 है, ये क्या है, 4 और 6 है, यानी इनका अनुपात 2 3 है, तो 2 3 के अनुपात में ही आगे बढ़ेगा या फिर पीछे घटेगा, तो वही पूर्ण सहसंबंध हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सहसंबंध गुणांक की आर की परमाप विभ्रम क्या होगी, परमाप विभ्रम की बात करी है स्टैंडर्ड एरर की, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 - आर की स्क्वायर बटे अंडर रूट एन। सेकंड ऑप्शन आपका दे रखा है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला आप और ऐड कीजिए, देखिए एक फॉर्मूला आपको फिर भी लिखना चाहिए, क्या है कि पूछ सकता है। तो ये आपका तो स्टैंडर्ड एरर का होगा, जब आप प्रोबेबल एरर निकालोगे, ठीक है, प्रोबेबल एरर, तो 2/3 इंटू क्या होगा, ये आपका स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा, या फिर 1 - आर स्क्वायर बटे अंडर रूट एन इंटू 2/3, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप साथ में रख लेना। अनिर्धारण गुणांक 1 - आर की स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए अनिर्धारण गुणांक आपको पता चल गया, निर्धारण गुणांक आर आर स्क्वायर होता है, ये भी मैंने बताया कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो आपका आर स्क्वायर है। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ अनडिटर्मिनेशन नॉन डिटर्मिनेशन निकालते हो तो 1 - स्क्वायर करते हो, लेकिन 1 - आर स्क्वायर करते हो। बट आपको ये पूछा कि वर्गमूल, यानी 1 - आर स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका असहसंबंध गुणांक के लिए, ठीक है। चलिए आर एक्स वाई क्या है, आपका बड़ा है 0 से, और बी एक्स वाई भी बड़ा है 0 से, तो आपका मान क्या होगा, देखिए 0 से बड़ा है इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपका बी एक्स वाई भी आपका क्या होगा, बड़ा होगा। ये नहीं कह सकते कि आप 0 होगा जब, तो ये भी 0 आ जाएगा ना, ठीक है। 1 होगा ये भी नहीं कह सकते, बिकॉज हमें ये पता है कि ये 0 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कितना है, ये 0 से बड़ा है, तो बेसिकली हम यही करेंगे कि ये 0 से बड़ा होगा बस। एक प्रतिगमन समीकरण x बराबर क्या है 0.04 y, दूसरा प्रतिगमन क्या है 1.4 है, तो x का काल पियर्सन गुणांक क्या हो जाएगा, तो आपको पता है 0.4 इंटू 1/0.4 का आप स्क्वायर करोगे तो ये कट गया, और एक का रूट क्या होता है, एक ही होता है, तो आपका कहाँ पे है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ये तो आप लोगों को पहले ही पता चल गया कि दोनों चीजें पॉजिटिव दे रखी है, तो वैल्यू तो पॉजिटिव होने वाली है। वाई का प्रतिगमन एक दूसरे के सदैव क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। अगर वो लंब है तो फिर आपका शून्य हो जाएगा आर का मान। प्रत्येक गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक आर क्या होगा, क्या अगर बोला हुआ है, प्रत्येक गुणांकों का जो समांतर माध्य है वो सहसंबंध गुणांक आर से क्या होगा, ठीक है। उनका मतलब हमें प्रत्येक गुणा बी एक्स वाई प्लस, तो ये तो आपका क्या होगा, उसमें हम वर्गमूल करते हैं, इसमें हम तो ये तो बड़ा होगा। बेसिकली हमें क्या पूछा होगा, प्रत्येक गुण गुणांक जो बी वाई एक्स है और बी एक्स वाई है, इनका समांतर माध्य, तो ये तो हम उनमें तो क्या करते हैं, मल्टीपल करके जो है वर्गमूल लेते हैं, लेकिन इसमें हम समांतर माध्य निकालने में वर्गमूल नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली बड़ा ही होगा। रेखाएं परस्पर लंब होती है, जब आपकी लंब होगी तो आर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। एक सह सरल प्रतिगमन का निर्धारण गुणांक क्या बोला हुआ है, निर्धारण गुणांक यानी आर स्क्वायर बोला हुआ है। आर स्क्वायर क्या है, 16% दे रखा है, यानी 0.16 है, तो इसका सहसंबंध गुणांक क्या होगा, तो आर स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल करो 0.4 आ जाएगा, 40, जो भी आपका ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। काल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का प्रत्येक गुणांकों का होता है, गुणांतर माध्य होता है, बिकॉज गुणांतर माध्य कैसे, ये माना एक्स इंटू वाई, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो दो वैल्यू है, दो का वर्गमूल निकाल दें तो गुणांतर माध्य हो गया। यदि प्रतिगमन गुणांक 0.8 है और सहसंबंध गुणांक 0.4 है, तो दूसरा प्रतिगमन गुणांक क्या होगा, तो मैंने कहा कि आपका जो ये जो होगा प्रतिगमन गुणांक, मान लीजिए कि एक्स और वाई, बी एक्स वाई आप जोड़ देना, ठीक है, तो ये आपका क्या आ रहा है 0.4 आ रहा है, तो मैंने कहा ये वर्गमूल हटाने के लिए इसके स्क्वायर करो तो 0.16 होगा, जबकि इसमें एक वैल्यू 0.8 है, तो इसको हम किससे गुणा करें, 0.2 से गुणा करेंगे तभी तो 16 आएगा, तो 0.2 कौन सा है ये, जबकि ये पॉजिटिव है, तो हमें पता है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दो वैल्यूज आपकी क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, दो ऑप्शन हम सीधे एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 के 8 दूनी 16 6 22, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका मल्टीपल ही एक से ज़्यादा जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 8 चौके 32, ये आपका हो सकता है -0.32, ये आपका आंसर हो सकता है, तो आपका फोर्थ हो जाएगा मल्टीपल जो होगा। यदि एक प्रतिगुण गुणांक एक से बड़ा है तो दूसरा गुणांक होना चाहिए, तो दूसरा क्या होगा, एक से बड़ा है तो दूसरा छोटा होना चाहिए, परंतु शून्य नहीं होगा। शून्य होने से तो क्या वैल्यू शून्य हो जाएगी, आपका असेसमेंट गुणांक ही शून्य हो जाएगा, ठीक है। 21 में क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिगमन गुणांक में x + 3y = 7, 2x + 5 = 12 दे रखा है, तो y का मान क्या होगा, तो इसको हमें एक इक्वेशन आपको इक्वल करनी पड़ेगी। जैसे x + 3y बराबर 7 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 2x + 6y = 14, और 2x + 5y = 12, तो इसको नेगेटिव कर दो दोनों वैल्यूज़ को, ये तो कट जाएगी, यहाँ पे बच गया y और यहाँ पे बच गया 2, y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, फोर्थ ऑप्शन आपका। एक्स तथा वाई के लिए वाई एक्स का जो प्रतिगुण गुणांक है क्या है, बी एक्स वाई बराबर 3 है,
u बराबर 2x दे रखा है और v बराबर 5y दे रखा है। u v y का y पर u का y पर प्रतिबिंब गुणांक क्या हो जाएगा, यानी बी यू वी क्या होगा, बी यू वी क्या होगा। तो सीधा सा सिंपल सा ऑप्शन है, 2/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 गुना 2/5 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो 3 दूनी 6/5 यानी 1/2 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। जबकि पॉजिटिव वैल्यूज है तो हमारे पास 1.2 जो भी है वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। आपको थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी करने चाहिए, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। यदि सहसंबंध गुणांक का संभाव्य विभ्रम कम है, क्या बोला हुआ है कि आपका जो है आर से, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, सहसंबंध गुणांक संभाव्य विभ्रम से कम है, तो फिर तो सहसंबंध होगा ही नहीं। अब आप ये दीजिए कि मान लीजिए कि आप कोई वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, आपने उसमें एरर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जब आपका ये पता चलता है कि आपका जो मान आ रहा है वो भी वो आपके जो एरर है उससे भी छोटा है, तो मतलब आपका संबंध की उपस्थिति का कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा ना। दोनों श्रेणियों में क्या है, आपका यही ऑप्शन सही होगा। इसमें कोई वैल्यू, जैसे इसमें कोई सहसंबंध की संभावना ही नहीं है। जैसे आपका मान आया कि आपका मान आया 0.64 है, तभी आपका प्रोबेबल एरर इससे बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका सहसंबंध उपस्थिति का प्रमाण नहीं है। सहसंबंध गुणांक आर का मान सार्थक कब होता है, जब 6 गुने से अधिक हो। आर का मान संभाव्य विभ्रम से क्या हो, 6 गुने से अधिक हो। अगर छोटा आता है, मतलब इससे छोटा आता है, तो फिर आपके संभावना ही नहीं है, बिकॉज 6 गुने का मतलब क्या हो जाता है, लगभग 0.16 के आसपास हो जाता है, यानी इससे इससे कम एरर होना चाहिए। इससे ज्यादा एरर आ रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई संभावना नहीं है। संभाव्य विभ्रम और प्रमाप विभ्रम का क्या फॉर्मूला है, 2/3 होता है। संभाव्य विभ्रम क्या होता है, ऐसी क्या होता है, 2/3 ऑफ पी होता है, सॉरी ऐसी होता है प्रोबेबल एरर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलो एक्स और वाई के बीच प्रतिबिंब गुणांक क्या होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 27, मूल बिंदु के परिवर्तन से स्वतंत्र परंतु पैमाने के परिवर्तन से संबंधित नहीं होता, यानी ओरिजिन से तो स्वतंत्र है लेकिन पैमाने के परिवर्तन से नहीं होता। ठीक है, एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो 150 रुपीज में। इसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज, राजस्थान के एमसीक्यूज, कंप्यूटर के एमसीक्यूज, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, बी वाई एक्स दे रखा है -0.4 और बी एक्स वाई दे रखा है -0.9, आर एक्स वाई क्या होगा। देखिए कुछ स्टूडेंट के लिए दिक्कत हो सकती है, ये देखिए ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होगे कि -0.4 और इंटू क्या है -0.9, तो इनका 36 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका प्लस 0.6 बाहर आ जाएगा। गलत होगा ये, बिकॉज हमारे माप ही क्या है, माइनस के अंदर है, तो आर एक्स वाई क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है पहले ही, तो आपका माइनस क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। प्रतिबिंब गुणांकों के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। देखिए बी एक्स वाई प्लस आपको जोड़ रखा है, देखिए दोनों का क्या है, जोड़ है, उससे हमें पूछा है, तो इसका तो सीधा सा आंसर है कि ये 2 आपका बड़ा होता है कितने, 2 RXY से। ठीक है, y का x पर प्रतिबिंब गुणांक बी वाई एक्स का मान क्या होगा, तो बी वाई एक्स का मान पूछा है तो y पहले आ रहा है ना, तो हमें बस इस फॉर्मूले में याद रखना यही है कि आपका ऊपर कौन जाएगा, तो y पहले आ रहा है ना, तो y ऊपर आएगा, तो y इसमें x ऊपर है, इसमें x ऊपर है और इसमें नीचे r दे रखा है, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, y ऊपर है, नीचे ये आएगा और आपका r क्या होता है, मल्टीपल में होता है। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन। आगे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन आप लोगों को लिए मैं डिस्कशन करूंगा। लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर है और हम इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। आज हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कोरिलेशन और रिग्रेशन के, जिसमें 30 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए थे। आज हम नेक्स्ट 45 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसके 3 पार्ट होने वाले हैं, उसमें से पहला पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिया, सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो मिलेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से रिलेटेड। आप इस सीरीज को पूरा तरीके से फॉलो करते रहिए, आप लोगों को वो चीज़ें भी मालूम होगी जो आप लोगों को नहीं पता। चलिए शुरू करते हैं। यदि R 0.99 है और n आपका 11 है तो संभाव्य विभ्रम होगा कितना होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। संभाव्य विभ्रम की बात करें, आपके प्रोबेबल एरर की, तो अगर आप ऐसी की बात करते हो यानी स्टैंडर्ड एरर की बात करते हो तो 1 - R² बटे √n होता है, जब n को हम इक्वल बड़ा लिखेंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर हमें निकालना है क्या, प्रोबेबल एरर, तो इसको ही हम 2/3 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप प्रोबेबल एरर को 3/2 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं 2/3 लिख देता हूँ इंटू 1 - R की स्क्वायर कितनी होगी, 0.99 है, इसकी स्क्वायर हो जाएगी, बटे क्या जाएगा, √ में 11 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे लिखते हैं 2/3 इंटू 1 - अब इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 9801 है ना, बटे √11, तो इसका मान कितना आएगा, लगभग 3 के पास आएगा, लगभग 3.3167 आएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो आपका 0.5 इंटू 2/3 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका 0.004 आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन में मत लीजिएगा, बस आपको फॉर्मूले बताने थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। वैसे ऐसी पॉइंटों वाली कैलकुलेशन आपसे पूछी जा सकती है, लास्ट एग्जाम्स में भी पूछी गई है, तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सहसंबंध गुणांक की सीमाएं क्या होती है, तो सहसंबंध गुणांक की अगर बात करें, सीमाओं की बात करते हैं, और यहाँ पे प्रोबेबल एरर दिया हुआ है हमें, तो प्रोबेबल एरर के हिसाब से हमें सीमाएं देनी है। तो यहाँ पे R+1 R+-1
संभाव्य विभ्रम हो जाएगा, प्रोबेबल एरर हो जाएगा। जबकि आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि r प्लस माइनस जो प्रोबेबल एरर है ये आपकी सीमाएं हैं, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है प्लस माइनस 3SE ये भी आपकी जो सहसंबंध गुणांक है उसकी सीमाएं हैं, अगर आपको स्टैंडर्ड एरर से पूछा जाए। जबकि आप लोगों को ये और ध्यान रखना है कि अगर r आपका क्या है, प्रोबेबल एरर से छोटा है, तो जो आपका सहसंबंध होगा वो सार्थक निश्चित नहीं होगा, सार्थकता उसकी क्या होगी, निश्चित नहीं होगी, निश्चित नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखिए प्रोबेबल एरर बड़ा हो तो क्या होगा, अगर आर आपका बड़ा हो 6 PE से, और अगर आपका आर क्या हो 0.03 से क्या हो, और आपका आर क्या हो आपका 0.3 हो, और प्रोबेबल एरर इससे भी कम हो, तो आपका कोरिलेशन क्या होगा। ऐसी चीजें आप लोगों को पढ़ के याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर बराबर 0.8 दे रखा है, असहसंबंध गुणांक पूछा हुआ है। असहसंबंध गुणांक की बात करें हम लोग, तो असहसंबंध गुणांक क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर की स्क्वायर होता है, 1 माइनस आर की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 0.64 हो जाएगी। तो आपका बचेगा क्या, 0.36 बचेगा, जो आपके कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, असहसंबंध गुणांक की बात करें, इसमें साथ में आपको क्या है, अनरूट करना है, सॉरी यहाँ पे आपको अनरूट करना है। ये 1 माइनस आर तो आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होगा। अब इसको अनरूट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, असहसंबंध गुणांक, तो आपका 0.36 का कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर होता है। दो श्रेणी युग्मों में सहसंबंध की तुलना के लिए करने के लिए उपयुक्त माप कौन सा है, तो आपका उपयुक्त माप कौन सा है, निर्धारण गुणांक है, क्योंकि निर्धारण गुणांक क्या बताता है हमें कि जो स्वतंत्र चर है उसका प्रभाव कितना आश्रित चर पे पड़ता है। ठीक है, ये चीज बताता है। तो तुलना हमें किससे मिलती है, निर्धारण गुणांक से, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी वाई एक्स 1 दे रखा है और आर एक्स वाई कितना दे रखा है, 0.8 दे रखा है, तो बी एक्स वाई क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको करना आना चाहिए। हम बोलते हैं कि जो आर है, आर एक्स वाई बराबर क्या होगा, अनरूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होगा। ये आप लोगों को पता है। अगर मैं इस अनरूट को हटाना चाहूँ तो इसकी स्क्वायर कर सकता हूँ, जबकि 0.8 आर है हमारा, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो 0.64 आ जाएगा। जबकि हमें यहाँ पे हमारे पास ये बच जाएगा, तो हमारा बी वाई एक्स 1 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 0.64 आए, तो 0.64 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा आएगा। तो पॉजिटिव का 0.64 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, आर बराबर हमें 0.6 दे रखा है, स्टैंडर्ड वाई हमारा 4 है, स्टैंडर्ड एक्स हमारा 3 है, तो बी एक्स वाई पूछा है। बी एक्स वाई पूछा है तो सीधा सा सिंपल सी बात है कि आपका आर तो मल्टीपल में रहेगा, लेकिन ऊपर क्या आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि हमारा बी एक्स वाई पूछा हुआ है, तो ये वाई नीचे आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, 0.6 इंटू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, तो ये 1.5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 आएगा, जो कि हमारे यहाँ पे 0.4 ही दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिगमन विश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ये कारणात्मक संबंध प्रतिपादित करती है परंतु सिद्ध नहीं करती, तो यही आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या करती है, प्रतिगमन विश्लेषण कारणात्मक संबंध प्रतिपादित करती है परंतु सिद्ध नहीं करती। यदि x तथा y के संदर्भ में केवल एक ही प्रतिगमन रेखा हो तो सहसंबंध गुणांक r का मान क्या होगा, सहसंबंध r के गुणांक का मान क्या होगा। 30 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, +1 या -1 होगा, क्योंकि एक ही रेखा अगर ऐसे है तब तो पॉजिटिव होगी और ऐसे है तो नेगेटिव होगी, तो उसमें दोनों ही मान संभव है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर रेखा पूर्णतः ढक लेती है, पूर्णतः क्या कर लेती है, ढक लेती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तब आपका जो सहसंबंध होगा वो पूर्ण सहसंबंध होगा, यानी या तो +1 होगा या -1 होगा। ठीक है, पूर्ण सहसंबंध होगा यानी प्योर कोरिलेटेड होगा। अगर समकोण बनाती है, समकोण अगर आपका 90 डिग्री पर काटती है दोनों रेखाओं को, तो ये मात्रा क्या हो जाएगी, फिर शून्य होगी, आर बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर आपकी जितनी दूसरी चीज है कि रेखाएं जितनी निकट होगी उतनी ही सहसंबंधता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी कोरिलेटेड होगी, और जितनी ज्यादा दूर होगी उतनी ही आपकी कम कोरिलेटेड होगी, है ना। दोनों ही चीजें आपको याद रखनी। यदि 10 विद्यार्थियों के गणित के और भौतिक विज्ञान में कोटियों के अंतर वर्गों का योग 22 है, तो कोटि सहसंबंध गुणांक का क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो कोटि सहसंबंध गुणांक का आपका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर करवाया था, फिर भी आप देख लीजिए, अगर नहीं आपको याद है तो 1 - 6 ED स्क्वायर बटे n इंटू n स्क्वायर -1 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके 1 - 6 इंटू क्या हो जाएगा, 10 विद्यार्थी है और वर्गों का योग कितना है, 22 है, बटे कितना हो जाएगा, 10 विद्यार्थी है तो 10 इंटू 10 की स्क्वायर 100 होती है, -1 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे 1 माइनस कितना आ जाएगा, 22 के 132 होता है, बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 99 इंटू 10 990 हो जाएगा, 990। अब 990 को एलसीएम लीजिए तो 990 माइनस कितना हो जाएगा, 990 माइनस 132, तो आपका बचा कितना, आपका बच गया 858 बटे 990। अब इसका निकालिए तो ये 0.867 आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा है, सेकंड ऑप्शन में है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वेरिएबल
एक्स वाई में रेखीय सहसंबंध है तो विशेष चित्र पर बिंदु क्या होंगे? तो ये तो सीधी रेखा में रेखीय सहसंबंध है तो आपके एक ही सीधी रेखा में होंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं सीधी रेखा में प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ पे देखिए सीधी रेखा में नहीं, सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करेंगे, बिकॉज डॉट डॉट होते हैं आपके। ऑप्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, अदरवाइज आपका गलत होने का चांस ज्यादा हो जाता है। निम्न में से किस सहसंबंध गुणांक से सहसंबंध की न्यूनतम क्षमता परिलक्षित होती है? तो देखिए नेगेटिव होना मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर ये है कि वो आपको दिशा बताता है कि मतलब आपका जो कोरिलेटेड है वो कैसे कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वो बताता है। कम होने का मतलब कम है, वैल्यूज के अंदर कम है, ठीक है। तो इसमें कम जो है वो आपका 0.028 होगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि आपको कम पूछता है, देखिए ये कोरिलेट है, ये कोरिलेट है, इसमें क्या हो रहा है सिर्फ वैल्यूज कम हो रही है, लेकिन इसका कोरिलेशन क्या है आपका मीडियम साइज का है ना। अगर ये जो है ये हाई लेवल का है, ये आपका लो लेवल का है, लेकिन ये देखिए ये बहुत ही कम है, नगण्य बराबर है, तो इसका सबसे कम क्या होगी, न्यूनतम क्षमता क्या होगी, 0.028 होगी। सहसंबंध का गुणांक का मूल्य उद्गम पर निर्भर करता है, पैमाने पर निर्भर करता है, और क्या बोला हुआ है, दोनों पर निर्भर करता है, दोनों उद्गम व पैमाने पर निर्भर करता है। तो अगर हम बात करते हैं सहसंबंध गुणांक की, तो ये दोनों उद्गम व पैमाने से स्वतंत्र होता है। फोर्थ ऑप्शन आप लोग सही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आर स्क्वायर 0.64 है तो सहसंबंध गुणांक होगा। आर की स्क्वायर आपकी कितनी है, 0.64 है, तो अगर आप आर निकालोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, जो कि कितना होगा 0.64 का 0.80 हो जाएगा, क्योंकि 8 का ही 64 होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि सर मूल्य एक्स और वाई मध्य अस्वीकृत विचरण, अस्वीकृत विचरण 0.8 है तो आर स्क्वायर क्या होगा? तो आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या हो जाएगा, तो वेरिएशन टोटल एक होता है, तो एक में से आप लोग माइनस करोगे 0.25, तो वी आपका कितना आएगा, 0.75 आएगा। या फिर आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो, देखिए आर बराबर क्या होता है, 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड बट टोटल वेरिएशन होता है और इसका रूट होता है, इसकी स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.25। अगर आपका टोटल वेरिएशन एक है तो 1 माइनस 1 बटे 0.25 बटे 1 यानी 0.75 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। दो तरमूल्यों के मध्य किस प्रकार का संबंध आर से इंगित होता है? तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष इसमें से किसी प्रकार का नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है, ऐसा कोई प्रकार है नहीं। नेक्स्ट, एक्स तथा वाई के मध्य संबंध धनात्मक संबंध सहसंबंध बताता है। एक्स घटता है वाई बढ़ता है, ये तो ऋणात्मक है, एक्स घटता है और वाई भी घटता है, तो ये आपका क्या है, धनात्मक सहसंबंध है। नहीं, यहाँ पे वाई एक्स घटता है वाई भी घटता है, एक्स 10% घटता है वाई 10% बढ़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें कोई भी नहीं होगा, इसमें कोई भी क्लियर आपकी नहीं बताया हुआ, ठीक है। लेकिन आपका इसमें इस ऑप्शन को हम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए घटने का मतलब दोनों तरफ घट रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है, ये इसका मतलब आपका जब भी विपरीत होगा, विरोधाभास होगा इसके अंदर, उसको ही हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेटिव कहते हैं। पॉजिटिव तो हम किसको कह सकते हैं, पॉजिटिव ये है कि जितना गिर रहा है तो उतना गिरे, और जितना बढ़ रहा है उसके साथ ही उतना बढ़े, तो उसको हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। ये क्लियर कर लेना आपके माइंड में। तो इसमें देखिए, इसमें सिर्फ हमें मात्रा नहीं दी हुई कि किस हिसाब से बढ़ रहा है या किस हिसाब से घट रहा है, लेकिन हम इसमें सेकंड ऑप्शन भी सही कर सकते हैं ना, ध्यान रखना इस चीज का। 40 अंतर सहसंबंध गुणांक, देखिए यदि कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक 0.6 और कोटि अंतर के वर्गों का योग 66 है, तब पद के युग्मों की संख्या कितनी होगी? तो पहली चीज तो हमें क्या दे रखा है, 0.06, तो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, जो हमारा फॉर्मूला होता है उसका आर हमें पहले ही दे दिया, जबकि हमें हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6, यहाँ पे वर्गों का योग कितना दे रखा है, 66 दे रखा है, जबकि हमें एन की संख्या नहीं दी हुई, तो एन 3 माइनस एन कर सकता हूँ मैं, बिकॉज आपका जो एन स्क्वायर होता है, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन होता है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एन क्यूब हो जाएगा, और ये एक होता है, यहाँ पे ये एन हो जाता है, ठीक है। इसको सोल्व करके हमने लिखा है, 0.6 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 66 सीखे, कितना आ जाएगा भाई, 66 सीखे, देखिए 6 गुना 66 ही लिख देते हैं यहाँ पे, और एन की क्यूब माइनस एन, ये एक जो है ये पॉजिटिव वैल्यू इधर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.6 करेंगे तो हमारे पास इधर साइड में क्या बच जाएगा, 0.4 बराबर 6 गुना 66 बटे n3 माइनस एन। अगर हम इसको इधर भेज दें और इधर इसको यहाँ पे ले आए तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 6 गुना 66 इंटू 0.4 नीचे आ गया, इंटू क्या हम 10 कर दें, इसका पॉइंट हट जाएगा, और ये हमारे किसके बराबर होगा, n3 माइनस एन के बराबर होगा। जब इसको हम काटते हैं तो क्या हो जाएगा, दो से काटते हैं 2, और ये 3, इसको 2 से काटा तो ये 5, तो ये कितना आ गया, 66 5 330 और 300 990। अब आपको ये पता है कि 9 की क्यूब और माइनस एन होगा वो किसके बराबर है, 10 के बराबर, क्योंकि 10 की क्यूब 1000 होती है और 10 में से 10 घटाते हैं तो 9 से 90 आता है, तो हमें पता चल गया कि एन की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। माइनस एक्स था माइनस वाई के मध्य सहसंबंध गुणांक कैसा होगा? तो आपको पहले ही बताया कि जो माइनस होता है दोनों तरफ माइनस, अगर आपका एक्स उतना ही घट रहा है जितना वाई घट रहा है तो भी आपका धनात्मक है, और जितना बढ़ रहा है उतना बढ़ रहा है तो भी आपका धनात्मक है। लेकिन अगर आपका प्लस हो एक तरफ माइनस हो रहा है तब आपका ऋणात्मक है। पी की वैल्यू क्या है, 0.08, और आर की सीमा कितनी, आर कितना आपका 0.69, तो आपको पता है कि इसकी सीमाएं क्या हो जाएगी,
तो आर प्लस माइनस 1 होती है अगर हम पी की बात करें, 1p, ठीक है, यानी आपका पी घटाना होता है। और अगर हम एस की बात करें तो 3 होता है, ठीक है। ये सीमाएं आप लोगों को याद रखनी है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, घटा के देख लेना। सहसंबंध गुणांक कोई सीमा नहीं, एक से ज्यादा, एक से कम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें ये सीधा सीधा दिख रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, एक से कम और एक से ज्यादा, ठीक है, दोनों ही कुछ भी नहीं है इस मौसम में। यदि x और y श्रेणियों के समांतर माध्य से दिए गए विचलनों का गुणनफल योग शून्य है तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा, तो ये भी शून्य हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि दो चरों के मध्य सहविचलन धनात्मक है तो उनमें सहसंबंध गुणांक की सीमा क्या होगी, भाई धनात्मक है तो हमारी वैल्यू किस में आएगी, धनात्मक में आएगी, यानी 0 से 1 हो सकती है पॉजिटिव की, और माइनस वाली पॉजिटिव के अंदर नहीं होगी, क्योंकि हमारा कोवेरियंस पहले से ही क्या है, धनात्मक है, तो 0 to 1 हो जाएगी। तो ये हमें 4 दे रखा है, n बराबर हमें 8 दे रखा है, तो संगामी विचलन रीति से सहसंबंध का मान होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना होता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को ना आए, है ना। देखिए इसमें आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, प्लस माइनस सी। इसमें क्या होता है, प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें जो कोरिलेट होता है, जो अंडर के अंदर होता है, उसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आती है ना, तो उसके हिसाब से हमें देखना होता है। तो आपका 2c हो जाएगा, 2c माइनस क्या होगा, n होगा, और बटे n होगा। तो हमें 2 गुना c हमें 4 दे रखा है और माइनस 8 दे रखा है n, ठीक है, और बटे 8 दे रखा है। तो देखिए 8 हो जाएगी वैल्यू, 8 माइनस 8 यानी 0 बच जाएगा, 0 में 8 का भाग देंगे तो 0, तो ऑल ओवर ही सब कुछ 0 हो जाएगा। तो हमें बस सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपका ऊपर 0 हो रहा है, नीचे दिया हुआ है c बराबर 0 और आर सी बराबर -1, तो n का मान क्या होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2c माइनस n लिखता हूँ और बटे n लिखता हूँ, इसको हमें अनरूट करना है, ये आप लोगों को पता है। अब ये सोचिए कि अगर c का मान 0 है तो 2 गुना 0 करूंगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी 0 में से n घटाना है और n का ही डिवाइड करना है। तो मैं इसमें यहाँ पे कोई भी संख्या लिख दूँ तो भी -1 आएगा, यानी एक से अधिक कोई भी संख्या लिख दूं मैं तो भी आपका क्या आएगा, एक ही -1 ही आएगा। क्यों, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया तो बचेगा कितना, माइनस का 5 बटे नीचे 5 -1, ठीक है। और अब इसका अंडर रूट करें तो एक का अंडर रूट तो एक ही होता है और माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक से अधिक कोई भी संख्या लिखिए आपका वही मान आएगा। जब कुछ कारकों की मात्रात्मक माप निश्चित नहीं की जा सकती हो तो सामान्यतः किस माप को अंगीकार किया जाएगा। जब कुछ कारकों की मात्रात्मक माप निश्चित नहीं की जा सकती तो सामान्यतः किस माप को अंगीकार किया जाएगा, तो ये क्या होगा, कोटि सहसंबंध गुणांक। क्या होगा, कोटि सहसंबंध गुणांक आप कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, चलिए देख लेते हैं। जब सहसंबंध का गुणांक मान 1 है तो दो परिगणनाएं संपाती होती है। क्या बोला हुआ है कि एक जो सहसंबंध गुणांक है उसका अगर मान 1 है तो आपकी दो प्रतिबिंब रेखाएं संपाती होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होगी, तो ये बात सही है। प्रतिबिंब गुणांक उत्पत्ति और पैमाने के परिवर्तनों से मुक्त होते हैं, तो ये आपका कथन क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए रिग्रेशन जो होता है, रिग्रेशन वो ओरिजिन से और स्केल से, तो आपका स्केल से क्या होता है, मुक्त होता है, ओरिजिन से नहीं होता, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। और यहाँ पे दोनों दे रखा है, उत्पत्ति और पैमाना। बेसिकली मूल बिंदु ओरिजिन और स्केल होता क्या, ये आप लोगों को पता है क्या। ओरिजिन का मतलब है कि उसके अंदर प्लस माइनस करने से कितना परिवर्तन आता है, और जो स्केल है उसका मतलब है गुणा भाग करने से आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है, ठीक है, दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x और y के बीच अव्याकृत वितरण 36% हो तो चरों के बीच गुणांक सहसंबंध क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपका जो अव्याकृत अनएक्सप्लेन्ड जो विचरण है, ठीक है, तो उसमें 36 है, तो आपका देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 माइनस 0.36 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1.64। अगर हम आर निकालेंगे तो 0.8 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, बस आपका ये फॉर्मूला आपको याद करना है। यदि गुणांक निर्धारण के गुणांक का मान 0.64 है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा, तो ये भी आर स्क्वायर है 0.64, तो आपका क्या हो जाएगा, नहीं 0.08 नहीं आएगा, 0.80 आएगा, ठीक है। इस चीज में भी आपको ध्यान में रखना है, काफी बार कंफ्यूजन में डाल देता है। काल पेयर्सन के दो तालों के बीच सहसंबंध गुणांक है उनके मानक विचलन का गुणनफल उनके प्रतिबिंब गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल। काल पेयर्सन की पूछा हुआ बात, तो सीधी सीधी बात है, प्रतिबिंब गमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल होता है, ये आपके प्रतिबिंब गुणांक इंटू b/x, और इसका हम क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका वेरी गुड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसार का सापेक्ष माप निम्नलिखित में से क्या है। प्रसार का सापेक्ष माप पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विचरण का गुणांक, यानी आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सहसंबंध गुणांक प्लस माइनस है, ये क्या दर्शाता है, ये आपकी उच्च मात्रा दिखाता है, सहसंबंध की उच्च मात्रा। उम्र बढ़ने पर भार बढ़ना कैसा सहसंबंध होगा, उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका वेट क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों में धनात्मक सहसंबंध है। सहसंबंध गणना रीति नहीं है, काल पियर्सन का तो है सहसंबंध गुणांक, फिशर का सहसंबंध गुणांक नहीं है, पियरमैन का सहसंबंध गुणांक श्रेणी अंतर विधि है, संगामी विचलन रीति भी है। आपका एक और होता है लिस्ट स्क्वायर मेथड, बस आपकी 4 ही विधियां हैं इसके अंदर। काल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किससे दिखाया जाता है, ये आर से डिनोट किया जाता है, जबकि संगामी विचलन रीति में ये आर सी से डिनोट किया जाता है। सहसंबंध गुणांक होता है सदैव -1 और +1 के बीच में होता है इनके अंदर। सहसंबंध गुणांक क्या होता है, या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है,
ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपके पास, दोनों ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 66 है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67, यदि कोटि के अंतर के वर्गों का योग 50 है और पदों की संख्या 8 है तो कोटि सहसंबंध गुणांक क्या होगा? तो आपका फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए बस। क्या बोला हुआ है? 1 माइनस 6 ईडी स्क्वायर बटे एन की क्यूब माइनस एन। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस 6 गुना कितनी है? अंतर 50 है इसका अंतर। और अगर हम बात करें 8 की क्यूब कितनी होती है? 512 माइनस 8 हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1 माइनस 300 और बटे यहाँ पे कितना रह जाएगा? 504। ठीक है, 504 रह जाएगा और यहाँ पे फिर 504 माइनस 300 बटे 504, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? कितना बचेगा? 204 बटे 504 बच जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 0.4 आ जाएगी, 0.4 आ जाएगी। तो 0.4 आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो निर्णायकों द्वारा दो चरों के क्रम विपरीत अनुक्रम है तो स्पेयर कोटि सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। विपरीत अनुक्रम है, क्या है? विपरीत अनुक्रम है और स्पेयर कोटि सहसंबंध दो चरों के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? -1 हो जाएगा, बिकॉज आपका क्या है? विपरीत अनुक्रम है। यदि x और y श्रेणी के अपने माध्य वितरणों के गुणनफलों का योग शून्य है तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा? ठीक है, शून्य है तो आपको पता है कि सारी वैल्यूज आपकी शून्य हो जाती है। एक प्रतियोगिता में दो जजों ने तीन प्रतियोगिताओं को यह श्रेणियां 1 2 3 और 2 3 1 दिया हुआ है। स्पेयरमैन द्वारा दिए गई कोटि सहसंबंध का गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल है लेकिन आपको पूछ लिया है थ्योरेटिकल बना के ना, तो इसमें आपको क्या करना है? देखिए सोल्व करना आना चाहिए आप लोगों को, जब भी इसलिए बोला हुआ है मैंने कि आपको क्वेश्चन भी सोल्व करना आना चाहिए। हमारे पास क्या है? इसके जो रिजल्ट है हमारे पास क्या है? 1 2 3 है पहले जज के, दूसरे जज के हम बोले R2, तो इसके कितने हैं हमारे पास? 2 3 1 है। अगर हम डी निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आया? -1 आया, इसमें हमारा -1 आया, इसमें 2 आ गया। अब हम डी की स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 4 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया? ईडी स्क्वायर कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। तो 1 माइनस 6 गुना 6 बटे हमारे पास एन कितनी है? एन की संख्या हमारे पास कितनी है? 3 है। तो 3 की क्यूब क्या होती है? 27 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 36 बटे यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा? 24। तो यहाँ पे हम करें 24 माइनस 36 बटे कितना? 24, तो -12 आएगा। -12 बटे 24 कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व करने आनी चाहिए आपको, छोटे डेटा देके पूछ सकता है। स्पेयरमैन की कोटि सहसंबंध गुणांक दो परिवर्तनीय कोटियों के अंतर के योगफल से होगा। क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्या बोला हुआ है? कोटि सहसंबंध दो परिवर्तनीय कोटि के अंतरों के योगफल से कुछ भी नहीं होगा। मूल्य और मांग का निर्धारण क्या होता है? आपके अंदर इसके अंदर जो है संबंध पाया जाता है वो नकारात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि जब भी आपकी प्राइस बढ़ती है तो आपकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, जैसे आपका पेट्रोल का प्राइस ऊपर गया तो लोगों की डिमांड कम हुई है पेट्रोल के अंदर, और बेसिकली इसमें सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ध्यान लगाना जरूरी था, इसलिए सरकार ने ऐसा कर रहा है। एक समंक के प्रतिदृश्य से आश्रित चर मूल्य में अवलोकित मूल्य के वितरण को मापने के लिए सर्वप्रथम रेखा है। क्या बोला है? एक समकोण के प्रतिदृश्य में आश्रित चर मूल्य है, उसका अवलोकित मूल्य के विचरण को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो प्रतिबिंब रेखा का यूज करते हैं। दो प्रतिबिंब रेखाएं आपस में समकोण होगा, तो मैंने ये पहले ही बता दिया कि आपकी समकोण होगी तो आपका क्या होगा? सहसंबंध गुणांक क्या होगा आपका? 0 होगा, r बराबर 0। ठीक है, संपाती होगी तो या तो +1 होगा या -1। दो प्रतिबिंब गुणांक हमेशा सहसंबंध गुणांक से अधिक या बराबर है होता है। दो प्रतिबिंब गुणांक का औसत जो होता है सहसंबंध गुणांक से अधिक या बराबर होता है। तो बेसिकली हमें पता है कि इनका जो है वो माध्य सिद्धांत क्या होगा? माध्य सिद्धांत होगा। ये थे 75 क्वेश्चंस। आप लोगों को इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिले, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं, आप इनको बनाते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इस चैप्टर को पूरा कर दूंगा, फिर हमारे पास सैम्पलिंग वगैरह इनके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट आपको ध्यान में भी रखने, जो मैंने बीच बीच में बताए हैं उन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखकर क्वेश्चन करने। जैसे सीमाओं की बात करें तो मैं कुछ आपको पॉइंट दिखा दूंगा, लेकिन आप लोग अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कल ही 300 क्वेश्चन डाले हैं राजस्थान के, आज 1000 क्वेश्चन कंप्यूटर के डालने वाला हूँ। हाँ, डाल भी दिए, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करंट अफेयर वहाँ पे डालता हूँ, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी, तो आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो उसमें आपको कंटेंट की कमी नहीं है और उसका कोई प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। 150 रुपीज़ आपका क्या है? पेड ग्रुप का चार्ज है। देखिए आर की अगर हम बात करें तो अगर आर क्या है? पी से क्या है? छोटा है, तो आपका जो सहसंबंध है वो सार्थक नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। जब आपका आर क्या है? बड़ा है, किससे? 6p से, तो आपका जो है सार्थक होगा। ठीक है, सहसंबंध क्या होगा? सार्थक है वो। अगर आपका आर क्या है? 0.03 है और जो पी है वो इससे भी कम है, तो फिर आपका जो क्या होगा? सहसंबंध वो क्या होगा? नगण्य होगा। क्या होगा? नगण्य कम होगा। और आप आपका 0.3 और 0.5 के बीच में है आर, और पी इससे कम है, तो फिर आपका जो सहसंबंध है वो महत्वपूर्ण होगा। ऐसे आपसे पूछ सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और आपको सीमाएं बताई दी मैंने, r प्लस -1 पी होता है और r प्लस -1 3 ऐसे ही होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको इस क्लास में एंजॉय की, आप इस क्लास को एंजॉय किया होगा, तो आप लाइक जरूर करें इस वीडियो को। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।
हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम 75 से जो आगे के क्वेश्चन है उनको हम डिस्कशन करेंगे। लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। 2 पार्ट मैंने पहले ही करा दिए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो जरूर जाके देखें। 75 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। दो प्रतिगमन गुणांक का औसत हमेशा, ये हमने कर लिया था। 76 से देखते हैं। प्रतिगमन निम्न में से किससे स्वतंत्र है? तो आपकी बात करें प्रतिगमन की, तो ये ओरिजिन से है, ओरिजिन से स्वतंत्र है, स्केल से आपका स्वतंत्र नहीं है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों चीजों को ध्यान रखना। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दोनों से स्वतंत्र है। यदि आय व शिक्षा से निम्न प्रतिगमन है, यानी आपका दे रखा इक्वेशन दे रखी कि 12,201 प्लस 525 इंटू क्या है शिक्षा। अगर ये बोलता है कि शिक्षा शून्य है, शिक्षा शून्य है तो आय क्या होगी? तो हमें शिक्षा शून्य है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 525 को, तो ये भी अपने आप में 0 हो जाएगा और हमारा वैल्यू क्या बच जाएगा? सिर्फ 12,201 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि y बराबर 0.34 है प्लस 1.2x है, तो इसका जो ढाल है वो क्या होगा? तो हमें पता है a प्लस बी एक्स, यहाँ पे b क्या है? ढाल है, तो b हमारा क्या हो जाएगा? 1.2 है तो 1.2 ही हो जाएगा। यदि किसी प्रतिबिंब गुणांक का मान शून्य है तो दोनों चर क्या होंगे? अगर शून्य है तो वो दोनों चर क्या होंगे? एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? स्वतंत्र हो सकते हैं। ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये x और y चरों के प्रतिगमन समीकरण निम्नलिखित है। x बराबर 0.85 y दिया हुआ है एंड दूसरा क्या दिया हुआ है? y बराबर 0.89 x दिया हुआ है। तो हमारा ये पता है कि हमें बी एक्स वाई कितना हो जाएगा? बी एक्स वाई हो जाएगा 0.85 एंड बी वाई एक्स क्या हो जाएगा हमारा? 0.89। इसका ही हमें क्या निकालना है? सहसंबंध गुणांक। तो इसका निकालें 0.85 इंटू 0.89, तो इसका आ जाएगा रूट 0.7565 और इसका जो वैल्यू आएगा 8698, यानी 0.87 ले सकते हैं। लेकिन आपका जब आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोज दे रखे हैं ऑप्शन, तो आपको 0.86 ही करना है, क्योंकि 2 अंकों तक हम मान लेते हैं। सामान्य वितरण से सहसंबंध निम्नलिखित कथनों में से कथन सही नहीं है। तो देखिए, माध्य विचलन 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन देकर, तो ये वैल्यू मुझे पता है कि आपका क्या होता है? 6 SD बराबर क्या होता है? 7.5 MD होता है। ये मुझे याद है, लास्ट क्लास में भी मैं आप लोगों को बताया था। MD बराबर क्या हो जाएगा? 6/7.5 SD हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 15 चौके 60, 15 75, 4/5 SD होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 नंबर ऑप्शन गलत है। तो 3 नंबर जिसमें है वो हमारा सही हो जाएगा। तो 3 नंबर इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, यानी चारों के अंदर 3 नंबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कि माध्य मध्यस्थ बहुलक बराबर होते हैं। तो 5 नंबर ऑप्शन किसी में नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 और 2 में क्या दे रखा है? 5 नंबर ऑप्शन दे रखा है। जबकि आपका सामान्य वितरण जो होता है, क्या होता है? सामान्य वितरण, इसमें ये इक्वली होते हैं। तो हमें ये पता चल गया ये मेसोकोर्टिक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका किसी में नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात सही है। विस्मय का गुणांक 3 होता है, यानी बीटा 3 आपका 3 होता है, तो 1 होना चाहिए, तो 1 है। अगर हम बात करें मानक सामान्य विभेद, z का माध्य जो है वो क्या होता है? 1 होता है और SD की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पे ये आपका सही है, तो इसमें ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में ये पहले से अवेलेबल है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? जिसमें 1, 3 और क्या है? 4 है। ठीक है, जबकि 4 इसमें सही है, क्षेत्र कवर करता है। तो ये ऑप्शन में गलती है थोड़ी सी। आपका जो म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो 95.45% क्षेत्र को ही कवर करता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन x पर y का प्रतिश्रमण यानी रिग्रेशन गुणांक जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है 1 से ज़्यादा है और x और y का गुणांक 1 से कम होना चाहिए। ये बात बोली हुई है। पहला तो ये हमारा सही है। दूसरा बोलता है कि दो जो प्रतिश्रवण गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो सहसंबंध का गुणांक होता है। तो ये भी सही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा बी वाई एक्स अगर 1 से ज़्यादा है तो बी एक्स वाई क्या होगा? 1 से कम होगा। ये पहला कथन था। दूसरा कथन था कि हमारा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का ज्योमेट्रिक मीन ही हमारा आर होता है। तो ये बात भी सही है दोनों। आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग पेड ग्रुप रन कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स नोट्स, इकोनॉमिक्स आपके इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, बजट नोट्स, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर के एमसीक्यू, राजस्थान के एमसीक्यू, स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी ओनली 150 रुपीज़ में। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए जिस जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए अगर मान लीजिए कि उसने कोर्स लिया है, वो मतलब और इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपने सही से प्रिपरेशन नहीं की, पूरा सोर्सेज से, अच्छे सोर्सेज से माध्यम से नहीं की, तो आपने जो पहले किया वो भी आपका 0 हो जाएगा। बिकॉज हम पढ़ने सिलेक्शन के लिए, अब हमें एनी हाउ, मतलब अगर मान लीजिए कि आपने 2,000 रुपये खर्च किए हुए हैं, अगर आपको 150 रुपये और खर्च करने पड़ रहे हैं, तो भी आपको करना पड़ेगा। बिकॉज अगर मान लीजिए उन 150 की वजह से अगर आपके 10-20 क्वेश्चन भी आपके कम हो जाते हैं, तो भी आपका आउट ऑफ सिलेक्शन होने से उन 2,000 की वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो इस चीज़ को समझिए। आपने पहले इन्वेस्ट किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्म फर्म की बिक्री वाई पर फर्म की बिक्री वाई पर बिक्री बोला है वाई पर, और लाभ क्या है? एक्स पर। एक्स का प्रतिश्रेण समीकरण निम्नलिखित है। 3y माइनस 5x प्लस 110 दे रखा है बराबर 0, जबकि फर्म की बिक्री 44,000 है। इस समीकरण के अंदर लाभ बताना है। रिग्रेशन का क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करके जरूर देखिएगा अगर आपको आता है तो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सेंड करूंगा आज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने देखा कि 3y माइनस 5x प्लस 110 बराबर 0 दे रखा है।
जब मैं इस मुझे क्या निकालना है, मुझे लाभ निकालना है, तो ये तो बिक्री है 3y, ये लाभ है, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ 3y, यहाँ पे क्या बच जाएगा 100 प्लस 110 बच जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। जब मैं 3y है, y की वैल्यू रखता हूँ 44,000, तो 3 गुना 44,000 प्लस 110 बराबर 105 हो जाएगा, जबकि ये 44 थी 132 हो गया, तो 132 और 132,000 प्लस 110 आ जाएगा, यानी 132,000 110 आ गया। और x बराबर हमें निकालना है, तो 5 जो गुना के अंदर है ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे करें 26,422 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि इसका लाभ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो प्रतिबिंब रेखाएं संपाती है, यानी एक दूसरे के ऊपर है, तो या तो वो पॉजिटिव की वन होगी या फिर नेगेटिव की वन होगी, है ना, या तो क्या होगी गिरती हुई होगी तो आपकी नेगेटिव, और या फिर बढ़ती हुई होगी तो आपकी +1 होगी या -1 होगी। संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा +-1। यदि प्रतिबिंब गुणांक 0.8 -0.8 और -0.2 दे रखा है, तो सहसंबंध गुणांक का आर का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16 सबको नजर आ रहा है, ठीक है, 8 दूनी 16, 0.8 गुना 0.2 यानी 0.116 आ जाएगा, और इसका 1.4 होता है अगर हम इसका रूट लेंगे तो। लेकिन आपका माइनस का निशान आएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। अगर आपका माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको साइन बहुत मेजर करता है, आपकी नेगेटिव वैल्यूज आपको नेगेटिव ही कॉरिलेशन देती है। एक्स का वाई पर प्रकीर्ण आरेख अंदाज देता है सहसंबंध का, सही बात है, प्रतिगमन का और फलन दोनों का मोमेंट का भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा 86 में। यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है, समीकरण y बराबर a प्लस बी एक्स होता है, प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है, तो y का मान दे रखा है, तो हमें पता है कि ये क्या प्रदर्शित करेगी, x ऑन y, क्या है x किसके ऊपर है, y के ऊपर है, x किसके ऊपर है, y के ऊपर है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिगम विश्लेषण मापन करता है, किस चीज का मापन करता है, देखिए सहविचरण के परिणाम का, x वितरण का x और फलनिक संबंध का, तो आपका क्या होता है, ये हमें फलनिक संबंध का जो है मापन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, प्रतिबिंब रेखाएं एक दूसरे को काटती है, कब काटती है, माध्य बिंदुओं पर काटती है, एक्स और वाई के माध्य बिंदुओं पर काटती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे केवल एक्स दे रखा है जो कि गलत है, वाई दे रखा है नहीं, माध्यिका दे रखी है, तो माध्यिका पे तो बिल्कुल भी नहीं काटता। यदि सहसंबंध गुणांक का मान्य शून्य है, यानी मान शून्य है, तो दोनों प्रतिबिंब क्या होगी, एक दूसरे को लंब पे काटेगी, ढक लेती है, संपाती होती है, तो +-1 की वैल्यू देती है, +-1। फिर 45 डिग्री पे नहीं काटती, समांतर नहीं होती, समांतर होगी तब तो सहसंबंध ही नहीं होगा, दूसरे पर लंब से काटती है, यानी इनका वैल्यू क्या होता है 0। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, समसरण के गुणांकों के चिन्ह हमेशा समान होते हैं, तो ये बात सही है। सहसंबंध गुणांक दो समसरणों के गुणांकों का ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो सहसंबंध गुणांक आपको पता है हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं BY(x) और BXY का, तो ये भी सही है। दो चरों के बीच सहप्रसरण यानी कोवेरियंस को उनके माप विचलन यानी कोवेरियंस बटे क्या दे रखा है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, बेसिकली इस फॉर्मूले की बात कराइए, कोवेरियंस बटे स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y, जो कि आपका सही है। सहसंबंध गुणांक मूल स्वतंत्र होता है किंतु पैमाने से नहीं, ये दोनों से ही स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यदि समसरण समीकरण एक अच्छी तरह से फिट है, तो सहसंबंध r का मान क्या होगा, लगभग 1 के पास होगा आपका, अगर अच्छी तरह से फिट है तो 92। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 दे रखा है, आपको क्या दे रखा है कि x बराबर 0.85 दे रखा है, 85y दे रखा है, जबकि y का मान 0.89 x दे रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन x क्या दे रखा है 3 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछा है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हमें पहले r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.85 इंटू 0.89 हो जाएगी, जो कि इसका वैल्यू क्या आएगी 0.87 आ जाएगी। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं कि BYX क्या दे रखा है हमें, BYX R बटे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो BYX हमारा कितना दे रखा है 0.89 दे रखा है, जबकि हमें R कितना निकाला हमने 0.87 निकाला, और यहाँ पे हमें इसका पता नहीं है, और ये हमारा 3 है। सिंपल सी बात है, 0.89 ये मल्टीपल में तो ये डिवाइड में चला जाएगा 0.87, और 3 जो है डिवाइड में ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन y का। तो हमें पता है कि 89 है ऊपर और नीचे 87 है, तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा आएगा, लगभग 1.02 के पास आएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.07 आता है, जबकि इसमें ऑप्शन भी लगभग यही बैठ रहा है, बाकी ऑप्शन भी नहीं बैठ रहे हैं ना, तो आपका क्या हो जाएगा 3.07 हो जाएगा। यदि समसरण समीकरण 8x माइनस 10y प्लस 66 दे रखा है तथा 40x बटे 18 माइनस 18y बराबर 214 दे रखा है, तो x y के बीच का सहसंबंध गुणांक कितना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना आना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए कैसे करेंगे इनको, हमें x ऑन y क्या दे रखा है, मैं एक समीकरण बना के बताता हूँ आपको, दूसरी समीकरण आप स्वयं बनाएंगे। देखिए x ऑन y क्या दे रखा है हमें, x ऑन y यानी y की समीकरण हमारे पास क्या दे रखी है, 40x माइनस 18y बराबर 214, यही तो दे रखा है। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 40x आपका 214, तो 214 तो इधर दे ही रखा है 214, और ये 18y क्या जा जाएगा प्लस में चला जाएगा। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18/40 आपका क्या आ जाएगा BYX आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही BXY निकालना आपको, तो BXY कैसे निकल जाएगा, BXY कैसे निकल जाएगा आपका 8/10 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 है, यहाँ पे हम y को रखेंगे,
यहाँ पे y को रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 8/10 आ जाएगा। ये माइनस तो कट जाएगा, जैसे 8x माइनस 10y दे रखा है ना, 10y प्लस 66, ठीक है। तो ये हमारा सारा इधर भेज देंगे तो -10y बराबर क्या हो जाएगा -8x प्लस 66। तो हमें 66 का मतलब नहीं है, y बराबर क्या हो जाएगा -8 -10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8/10 आ जाएगा, 8/10। अब हमें पता है कि r की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के अंदर होती है b/x इंटू bxy, है ना। तो यहाँ पे 18/40 इंटू 8/10 हो जाएगा। जब हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18/144 और नीचे 40 इंटू 10 400 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट के अंदर करेंगे तो 144 12 का रूट होता है और स्क्वायर होता है और 420 का स्क्वायर होता है। तो हमारा यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 2 से काटा तो 6 और 2 से काटा तो 10, 0.6 आ जाएगा। तो 0.6 किसकी वैल्यू आएगी, हमारे पास पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, बिकॉज हमारे मान क्या थे, पॉजिटिव थे, ठीक है। 0.6 आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, यदि दो चर x और y का माध्य क्रम से 3 और 1 है तो प्रतिबिंब रेखाओं का समीकरण क्या होगा। तो दोनों का मान रख के देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं x का मान 3 रखता हूँ तो 5 की 15 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 का रखता हूँ तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 15 + 7 - 22, यानी आपका 22 - 22 बराबर 0 आंसर दे रखा है। तो ये समीकरण तो ठीक है। अगली और चेक कर लो, 6x × 3 18 और 2 एकम 2 यानी 20, तो हमारा 20 - 20 हो रहा है तो 0। यही हमारी समीकरण क्या दे रही है, आपका संतुष्ट कर रही है। तो इन वैल्यूज को, तो ये हमारी प्रतिबिंब रेखाएं हो जाएगी, बिकॉज हमने पहले भी कहा था कि प्रतिबिंब रेखाएं जो होती है वो किस पे काटती है, आपको मध्य पे काटती है। यदि दो चरों का सहसंबंध गुणांक 0 है तो प्रतिबिंब रेखाएं कैसी होगी। तो बेसिकली इसमें भी आप लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, ये भी आप लोगों को पता है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बार बार किया, लेकिन लंबवत होगी। r बराबर 0.8 है तो असहसंबंध गुणांक क्या होगा। असहसंबंध गुणांक क्या होता है, देखिए 1 - r की स्क्वायर का अंडर रूट होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि 1 - इसकी स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 0.64 हो जाएगी। अब बचा कितना, एक में से 64 घटा दीजिए तो आपका 36 बच गया, 0.36, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी, तो आपका 3 हो जाएगा। यदि निर्धारण गुणांक क्या है, 16% है, 16% का मतलब क्या है, बटे 100 यानी 0.6 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 0.6 कब आता है, 0.16 कब आता है, सॉरी 6 बोल रहा था मैं। 0.16 कब आता है, जब हम 40 का स्क्वायर करेंगे या फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तभी 16 आता है। संगामी वितरण रीति द्वारा सहसंबंध संकेत करता है, क्या करता है, सहपरिवर्तन की दिशा की ओर करता है। पहले भी किया हुआ क्वेश्चन। दो श्रेणी युग्मों में सहसंबंध की तुलना करने के लिए उपयुक्त माप क्या है, ये निर्धारण गुणांक होगा, क्योंकि हमें बताता है कि स्वतंत्र चर आश्रित चर पर कितना प्रभाव डाल रहा है, ठीक है, यही बताता है। वाई परिवर्तनों का वहन पाथ जो एक्स के परिवर्तनों के कारण होता है, तो ये भी आपका क्या निर्धारण गुणांक है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक प्रतिबिंब गुणांकों का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई के बीच प्रतिबिंब गुणांक क्या होते हैं, मूल बिंदु से क्या होते हैं। और ये क्वेश्चन हमने बार बार डिस्कशन किया है कि मूल बिंदु से तो क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, ओरिजिन से हमारे स्वतंत्र होते हैं और पैमाने के परिवर्तन से नहीं होते। एक ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स तथा वाई और वाई के लिए एक्स का वाई पर प्रतिबिंब गुणांक क्या है, बी एक्स वाई 3 है और u बराबर 2x है, v बराबर 5y है, तो u का y पर क्या पूछा है, u y पूछा है। u y पूछा है तो देखो सिंपल सा है, 2/5 करो 6 आ जाएगा, 6/5 करो 1/2, ठीक है। तो सिंपल सा है, 1.2 आ जाएगा, 6 का 5 में 6 में 5 का भाग देंगे तो 1.2 आ जाएगा। सिंपल है, मैंने पहले भी करवाया आप लोगों को, इसकी प्रॉपर्टीज बता के करवाया था मैंने। सहसंबंध गुणांक r का मान सार्थक कब होगा, r का मान समव्य विभ्रम से 6 गुना से अधिक है तो ये सार्थक होगा। ऑप्शन हमारा तो यही सही हो जाएगा पहला ही, लेकिन हम आगे बता देता हूँ मैं आपको। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, आर का मान संभाव्य विभ्रम से कम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, असार्थक हो जाएगा, ठीक है, सार्थक नहीं होगा। 0.3 से कम है और संभाव्य विभ्रम तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम है तो ये नगण्य हो जाएगा, मतलब न के बराबर, ठीक है, और ये आपका होगा ही नहीं। यदि चरों एक्स तथा वाई के संदर्भ में केवल एक ही प्रतिबिंब रेखा हो, यानी एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो सहसंबंध का मान क्या हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाएगा, आर का मान, ये प्लस या +1 या -1 हो जाएगा। प्रत्येक गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक आर क्या होता है, आर से क्या होगा, बेसिकली बड़ा ही होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। एक जैसे अगर मान लीजिए कि आपका R2 और 3 आ रहा है, ठीक है, तो इसका हम अगर वैसे निकालें तो हमारा क्या होगा, 0.6 की वैल्यू कितनी आएगी, लगभग आपका 0.6 किसका होता है, 2 का तो 4 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। जबकि इसका अगर हम क्या निकालें, माध्य निकालें तो कितना हो जाएगा, 6/3, लगभग 0.3 के आसपास आएगा, तो ये बड़ा तो होता ही है, 2.5 के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, चरों चरों एक्स तथा वाई में धनात्मक संबंध होगा, कब होगा, जब एक्स के मान में जैसे जैसे वृद्धि होती है वाई के मान में भी वैसे वैसे वृद्धि हो, तब होगा। परिवर्तन नहीं होने से तो आपका सहसंबंध ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि प्रतिबिंब गुणांक 1 से बड़ा और दूसरा प्रतिबिंब गुणांक होना चाहिए तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन शून्य से अधिक होगा। बिकॉज आपका जैसे छोटा होगा तो मान निकल जाएगा, लेकिन शून्य होगा तो वो शून्य ही कर देगा और फिर आपका सारी चीजें शून्य हो जाएगी। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक स्वतंत्र होता है, तो ये दोनों से ही होता है, मूल बिंदु, ओरिजिन और स्केल दोनों से। यदि दो प्रतिबिंब गुणांक समीकरण x + 3y = 7 और 2x + 5 = 12 है तो 5 का मान होगा, y का मान पूछा है यहाँ पे, y का मान, 5 का मान क्या निकलेंगे, देखिए y का मान पूछा है तो दो समीकरण को इक्वल कर दो, इक्वल करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x बराबर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x + 6y और बराबर क्या आ गया, 14 आ गया, और नीचे इसके जो समीकरण दूसरी वो लिख देते हैं 5y
बराबर 14, 12, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये 2x कट जाएगा और यहाँ पे 6y माइनस 5y कितना बच गया, y बच गया 14, 12, 14 माइनस 12 कितना आ गया, 2 आ गया, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन से। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको लगभग 111 क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए, जिसकी थ्योरी नहीं समझ में आए, तो वो मुझसे पूछ सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स और पीडीएफ के लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है हिंदी के अंदर, तो एक बार नोट्स को जरूर पढ़ ले। 60-70 पेज के नोट्स हैं, एक बार पढ़ के उसका रिवीजन कर लें, तो आपको थ्योरेटिकल के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आपका पैमाने से क्वेश्चन पूछे, चाहे किसी से भी क्वेश्चन पूछे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।